प्यारे विद्यार्थियों, आज बीए भाग द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो अपना आज का टॉपिक है या अपने अध्ययन का विषय है वो है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। विद्यार्थियों, संपूर्ण भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं के कारण आज भी याद किया जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में जो योजनाएं बनाई वो योजनाएं असफल रही और उन योजनाओं के कारण सुल्तान को अनेक इतिहासकारों ने, विद्वानों ने पागल बादशाह कहा है। कि भारतीय इतिहास का पागल बादशाह कौन था? सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण से ध्यान रखना, कितनी बार कंपटीशन के पेपर्स में आता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पागल बादशाह किसे कहा गया है, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक दिल्ली में अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण बना रहा। इस अराजकता के माहौल का फायदा गयासुद्दीन तुगलक ने उठाया और 1320 ईस्वी में दिल्ली में तुगलक राजवंश की नींव रख दी। 1320 से लेकर 1325 तक यानी 5 वर्षों तक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान रहा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 से लेकर 1351 तक जिस व्यक्ति ने दिल्ली में शासन किया वह व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक था। शासन प्राप्त करते ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अनेक योजनाओं पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया और कुछ योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। उसकी जो प्रथम योजना थी कृषि विभाग की स्थापना। सुल्तान ने राजपद प्राप्त करते ही, अपना सिंहासन प्राप्त करते ही कृषि विभाग की स्थापना की। उस विभाग की स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि उस विभाग के माध्यम से उन्नत और अच्छे बीज तैयार किए जाए, जिससे किसानों को फायदा मिले, उत्पादन बढ़े। तो उसने 70 बीघा जमीन में एक ऐसा फॉर्म तैयार किया जिसमें उन्नत बीज बनाने का काम शुरू किया। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण, कर्मचारियों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण उसकी योजना असफल हो गई। राजकोष से भी काफ़ी धन का उसको व्यय करना पड़ा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजना थी दोआब में कर वृद्धि। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन की दूसरी योजनाएं जो दोआब, जो वर्तमान गंगा के किनारे वाला क्षेत्र था, वहाँ पर जो कर था उसको उसने बढ़ाने का निश्चय किया। विद्वानों का ये मानना है कि उसके कर वृद्धि के जो प्रमुख कारण थे, वो पहला कारण ये था कि जो दोआब का जो क्षेत्र है वो काफ़ी धन संपन्न था और यहाँ अधिक लगान लगाया जा सकता था, जिससे राजस्व में वृद्धि हो सकती थी। दूसरा प्रमुख कारण दोआब में कर वृद्धि का यह था कि जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन में बैठा तो उसने उदारतापूर्वक अपना अनेक धन जनता में बांट दिया, अपने प्रशंसकों को बांट दिया, जिसके कारण राजकोष खाली हो गया था। और उस राजकोष को भरने के लिए सुल्तान ने दोआब का क्षेत्र चुना ताकि उसका राजकोष पुनः भरा जा सके। तीसरा एक अन्य कारण यह है कि समकालीन ग्रंथों से ये जानकारी प्राप्त होती है जिसमें ये कहा गया है कि दोआब में लोग विद्रोह की भावना कर रहे थे, सुल्तान को किसी ने कह दिया, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए भी उसने दोआब में कर वृद्धि का आदेश जारी कर दिया। लेकिन जैसे ही सुल्तान ने वहाँ दोआब में कर को बढ़ाया, उसी साल वहाँ भीषण अकाल पड़ गया। उस अकाल के कारण किसान अपना राजस्व नहीं दे पाए। इसके अलावा जो दोआब क्षेत्र में जो कर वृद्धि की गई थी उसको वहाँ के अधिकारियों ने कठोरतापूर्वक जनता से वसूलना शुरू कर दिया। जनता ने वो क्षेत्र छोड़ दिया और वहाँ से वो पलायन करने लगे। इसके अलावा जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों ने भी भ्रष्टाचार को
आगे बढ़ाया, जिसके कारण ये योजना असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली योजना थी राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दक्षिण भारत में देवगिरी या दौलताबाद को अब अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। विद्वानों का विचार है कि इस संबंध में उसके मन में ये विचार चल रहे थे। पहला था देवगिरी का सामरिक महत्व। मोहम्मद बिन तुगलक ये जानता था कि देवगिरी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, उसका भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी मजबूत था, जिसके कारण वो सुरक्षित अपनी राजधानी को रख सकता था, वो अपने साम्राज्य को रख सकता था, जिसके कारण उसने देवगिरी को अपनी राजधानी के लिए चुना। दूसरा कारण था कि समकालीन ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है कि वो दिल्ली के निवासियों के व्यवहार से, उनके जो चाल चलन से काफ़ी परेशान था। कि समकालीन ग्रंथों से मत प्राप्त होता है कि दिल्ली के निवासी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को गालीनुमा पत्र लिखा करते थे, जिससे सुल्तान दिल्ली की जनता से चिढ़ा हुआ था। अगला जो राजधानी परिवर्तन का जो कारण था, मंगोल आक्रमण से उसको भय बना हुआ था, क्योंकि दिल्ली के सभी सुल्तानों को मंगोल आक्रमणकारियों ने बार बार परेशान किया, दिल्ली पर धावे बोले। तो मंगोल आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी के रूप में उसने चुना। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। जैसे ही शाही फरमान जारी हुआ, दिल्ली की जनता को आदेश दे दिया गया कि सभी सुल्तान के साथ देवगिरी की ओर प्रस्थान करें। दिल्ली से जो देवगिरी की जो दूरी है वो लगभग 700 मील है। तो जनता को लेकर, अपने पूरे लवाजमों को लेकर, पूरे प्रशासनिक तंत्र को लेकर वो वहाँ से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी के लिए पहुँचा। लगभग 4 से 6 महीने तक वो देवगिरी में रहा, परंतु उसका वहाँ मन नहीं लगा और उसने पुनः वापस अपनी राजधानी दिल्ली को के लिए जनता को फरमान जारी किया और वापस वो दिल्ली आ गया। तो इस दरमियान दिल्ली से देवगिरी के आने जाने में जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अनेक जो वृद्ध थे, जो बीमार थे, उन लोगों की असमय ही रात मार्ग में मृत्यु हो गई और सुल्तान को इस योजना से भी असफलता का सामना करना पड़ा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की अन्य योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अब तांबे और पीतल की मिश्रित मुद्रा को अपने साम्राज्य में चलाने का निश्चय किया, क्योंकि और उसने ये आदेश जारी कर दिया कि ये जो तांबा और पीतल से जो मुद्रा बनाई गई है वो मुद्रा स्वर्ण मुद्रा के उसको के समान उसका क्रय विक्रय रहेगा। तो धीरे धीरे ये योजना भी दिल्ली में लागू कर दी गई, परंतु टकसाल पर नियंत्रण न होने के कारण, जनता में भ्रष्टाचार अधिक होने के कारण, कर्मचारियों में भ्रष्टाचार अधिक होने के कारण सुल्तान की ये योजना धीरे धीरे असफल होने लगी, क्योंकि लोगों ने अपने घर चोरी छिपके टकसाल बनाकर तांबे और पीतल के सिक्के बनाने शुरू कर दिया, जिसके कारण राजस्व में धीरे धीरे हानि होने लगी और ये योजना भी धीरे धीरे असफलता की ओर जाने लगी। दूसरा प्रमुख कारण यह था कि जो विदेशी व्यापारी थे, जो विदेशी व्यापार भारत का था, उन विदेशी व्यापारियों ने इस मुद्रा को लेने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विदेशी व्यापार डाउन होने लगा और ये योजना भी असफल रही। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की अगली योजना थी कराजल पर चढ़ाई। ये सुल्तान को किसी एक दरबारी ने ये कह दिया कि कराजल का जो राजा है वो राजा सुल्तान को आए दिन गालियाँ बकता है, सुल्तान के प्रति अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है, सुल्तान के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी गुस्सा आया और उसने आनन फानन में लगभग 3 लाख की सेना तैयार की और सेना को अग्रिम 3 से 6 महीने का वेतन उसने अग्रिम दे दिया। अपनी विशाल सेना लेके वो कराजल में हिमालय की तराई की तरफ वो आगे बढ़ा। तो वहाँ जाने पर उसको ये पता चला कि इस कराजल में उस हिंदू नाम का जो राजा जो उनको जो गालियाँ बकता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, वो राजा वहाँ नहीं है। तो सुल्तान की ये योजना भी असफल रही। विद्यार्थियों, अब इन सभी योजनाओं का विश्लेषण करने के बाद अपन इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अदूरदृष्टापूर्वक
अविवेक का जो निर्णय लिया, जिसके कारण ये योजनाएं असफल रही। परंतु विद्वानों का एक धड़ा, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजनाएं काफ़ी अच्छी थी, परंतु ये समय से पहले, समय से काफ़ी आगे थी। तो निष्कर्ष के तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक रोमांचकारी और एक शासक सुल्तान था। धन्यवाद।